बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। आपको पता है कि हम लोगों ने, इफ़ यू रिमेंबर, के पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किया हुआ है और पी ब्लॉक एलिमेंट में हमें तीसरा लेक्चर है आज हमारा। और अगर आप नोटिस करें कि हमने पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी, इंट्रोडक्शन हमारी क्लियर हो गई है। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे जिसमें पहला क्वेश्चन था कि जी अमोनिया बेस की तरह क्यों बिहेव करता है, तो उसका आंसर मैंने आपको समझा दिया था। क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर होने के कारण वो एक बेस की तरह बिहेव करता है। और लुइस बेस हमेशा उन सभी एलिमेंट्स को जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उनको अपना लोन पेयर दे देते हैं। कई खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ पे अपना लोन पेयर दे देते हैं। आज मैं आपको ये सारा समझाने वाला हूँ, ठीक है। So it will be totally clear to you. फिर कल ही क्वेश्चन था कि अमोनिया एक अच्छा लाइगेंड क्यों कहा जाता है। लाइगेंड का मतलब होता है बेटा जो लोन पे डोनेट कर सके। NH4 पॉजिटिव लाइगेंड क्यों नहीं है? NH4 पॉजिटिव लाइगेंड इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि जो NH4 पॉजिटिव है ना बेटा, उसमें जब प्रोटॉन आता है तो वो नाइट्रोजन का लोन पेयर भी यूज़ कर लेता है। तो जब लोन पेयर ही नहीं बचा डोनेशन के लिए तो वो कहाँ से लाइगेंड बनेगा, ठीक है। फिर NH3 स्ट्रॉन्ग बेस होता है और NF3 स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं होता? क्योंकि जी NF3 को, अगर मैंने कल आपको समझाया था कि अगर NF3 को बनाए तो 3 फ्लोरीन एटम लगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है उनका नेचर। वो इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींच लेते हैं जिसके करके लोन पेयर तो अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा। इस करके NF3 किसी भी तरह की बेसिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता। इवन उसके पास लोन पेयर होता तब भी वो बेसिक प्रॉपर्टी अपनी शो नहीं करता। फिर नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड और उनके स्ट्रक्चर हमने करा। एक मैंने आपको N2O करवाया जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, और NO। फिर हमने देखा कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी N2O5 में कितनी होती है कोवैलेंसी, तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि N2O5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 होती है। क्योंकि देखो नाइट्रोजन ने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है और एक डेटिव बॉन्ड बनाया हुआ है। सो आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट हुआ। पहला क्वेश्चन है कि अमोनिया एक गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्यों है? बेटा ऑलरेडी ऊपर आपको समझा चुका हूँ। अमोनिया एक गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन एटम के ऊपर, और ये इजीली डोनेट कर सकता है मेटल कटायंस को, ऐसी मेटल्स को जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है या ऐसी मेटल जिनके ऑर्बिटल्स खाली हैं, एंड अदर कंपाउंड्स विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। सो देखो हमारे पास एक निकल का एटम है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ना। तो 6 अमोनिया कैसे अटैच होकर यहाँ पे एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना देंगे। यानी एक निकल में एक अमोनिया के पास बेटा एक लोन पेयर हुआ, तो 6 अमोनिया के पास कितने लोन पेयर होंगे? 6 लोन पेयर होंगे। निकल में खाली ऑर्बिटल जनरेट होंगे, और आपको पता है एक ऑर्बिटल में अगर हम कंसिडर करें, एक ऑर्बिटल में एक दो इलेक्ट्रॉन इजीली आते हैं, तो 6 लोन पेयर वहाँ पे डोनेट होंगे। तो इसको मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये बनता है। आइए करें इसको। सो लेट्स डू इट। सो आज हम देखने वाले हैं कि जो अमोनिया है वो गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्यों है। देखिए सबसे पहले आप निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। निकल का एटॉमिक नंबर कितना है? 27, 28 है। 28 निकल कॉपर जिंक 28। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आर्गन 18, 4s2 एंड 3d कितना हो जाएगा? 8। और जब भी हमने इसको बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बनाना है तो यूजली इस 4s ऑर्बिटल को भी आगे लिख दिया जाता है। तो पहले इसको ठीक करके लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। आर्गन 18, 3d 8, 4s2, और खाली ऑर्बिटल भी होते हैं इसके पास 4p खाली ऑर्बिटल भी होता है, ठीक है। और इसके पास 4d खाली ऑर्बिटल भी होता है। तो 3d 8 है तो हम इसके 5 ऑर्बिटल बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 4s का एक बना देंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग 4p के कितने आएंगे? 3, और 4d के आ जाएंगे 5। अब सबसे पहले उसने बोला कि निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में।
निकल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो निकल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यानी सब, अब आपको अगर मैं बताऊं कि 3D और 4s में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो किस में से पहले निकलते हैं? 4s की एनर्जी कम होती है, तो सबसे पहले जो बेटा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना वो 4s के अंदर से निकलेंगे। सो अगर हम इसको 3d8 4s2 को भरे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3d8 तो ये हो गए, 4s2 ये हो गया। अब निकल 2+ में यानी 4s 0 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? 2+ में, +2 स्टेट में, यानी -2 इलेक्ट्रॉन इसमें से हमने निकालने, और वो किस में से निकलेंगे? 4s में से। तो निकल 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे आर्गन 18 3d8 4s 0 4p 0 4d 0। बनाएं अब इसको 1 2 3 4 5, 4s का सिंगल ऑर्बिटल, 4p के 3 ऑर्बिटल, और 4d के कितने ऑर्बिटल टोटल? 5। 3d के तो इलेक्ट्रॉन आप दिखाओगे, 8 एज इट इज़ दिखा दो, 5 6 7 8, आपको याद है, पहले सिंगली फिर डबली। अब देखिए, अब 6 अमोनिया यहाँ पे इजीली निकल 2+ में लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, एक 4s का ऑर्बिटल भी बचा हुआ है, 4p के ऑर्बिटल भी बचे हैं, 4d के ऑर्बिटल की भी बचे हैं, तो हमें कितने अमोनिया यहाँ पे ऐड करने हैं? हमें 6 करने हैं। तो एक NH3 अपना लोन पेयर यहाँ पे दे सकता है, इसी तरह दूसरा NH3 भी यहाँ पे लोन पेयर दे सकता है, थर्ड भी दे देगा, फोर्थ भी दे देगा, फिफ्थ भी दे देगा, और सिक्स्थ भी दे देगा। तो यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4p में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 4d में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो टोटल यहाँ पे कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज़ हुआ? एक s ऑर्बिटल यूज़ हुआ, 3 p ऑर्बिटल यूज़ हुए, 2 d। तो ये हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp3d2। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अमोनिया एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्यों है, एक अच्छा लाइगेंड क्यों है। अमोनिया एक अच्छा लाइगेंड इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन के पास हमेशा लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर खाली d ऑर्बिटल्स में डोनेट हो जाता है, और इस तरह के बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड। और ये डेटिव बॉन्ड वाला फंडा मैंने आपको पहले ही +1 में करवा दिया था। डेटिव बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता अपनी पोजीशन पे है, पर वो डोनेट भी हो जाता है। सो आपको बेटा ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया कि एक लाइगेंड का काम क्यों करता है। लाइगेंड का काम क्यों करता है अगर हम बात करें आपका अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के पास डोनेट करने के लिए लोन पेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आया है, अच्छा वो आया है कि अमोनिया अगर हम कंपेयर करें NH3 को और PH3 को, NH3 और PH3 को कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा बेसिक और क्यों है? देखो बेटा, नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, ऊपर से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन सारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा अपने पास। तो जब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो लोन पेयर भी यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज़ छोटा, ऊपर से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो वो लोन पेयर मोर अवेलेबल करवाता है डोनेशन के लिए। इस करके अमोनिया इज़ मोर बेसिक। अब अगर हम बात करें PH3 की, PH3 का एक तो साइज़ बड़ा हो गया, साइज़ बड़ा हो जाएगा तो बेटा उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों हो रही है? क्योंकि डाउन द ग्रुप कम होती है। तो अब आप नोटिस करो, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, तो इसका जो लोन पेयर होगा वो छोटा होगा। साइज बड़ा होने से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से लेस बेसिक। सो क्या रीज़न है? अमोनिया और PH3 में से कौन ज़्यादा बेसिक होगा? अमोनिया ज़्यादा बेसिक होगा, नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है।
सो वो लोन पेयर मोर अवेलेबल करवाएगा। और PH3 के केस में एक और बात होती है, साइज बड़ा होने के कारण ना जो लोन पेयर होता है वो पूरी तरह फैल जाता है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर। एक ये रीज़न भी होता है कि वो डोनेट करने में थोड़ी मुश्किल होती है, इस करके PH3 इज़ लेस बेसिक एंड NH3 इज़ मोर बेसिक। क्लियर हो गया आपको? ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, हमारे पास पहला क्वेश्चन आज का एक क्वेश्चन है कि हमारे पास है ऑर्थोफॉस्फोरिक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा H3PO4। ये ट्राई बेसिक क्यों है? ट्राई बेसिक बेटा, बेसिसिटी डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, यानी जितने प्रोटॉन कोई मॉलिक्यूल वाटर में या सोल्यूशन में रिलीज करेगा वो उसकी बेसिसिटी बन जाएगी। तो चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का ना स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। सो 3 तो OH इसके पास ऐसे लग जाएंगे, ठीक है। तीन OH ये हो गए और एक डबल बॉन्ड O है। अब आप खुद देखो इसके अंदर बेटा आपको कितने प्रोटॉन नजर, OH कितने नजर आ रहे हैं? तीन OH। तो ये सोल्यूशन में 3 प्रोटॉन अपने रिलीज कर सकता है, तो ये जब सोल्यूशन में 3 प्रोटॉन अपने रिलीज कर देगा तो ये बन जाएगा ट्राई बेसिक। सो आइए प्रोटॉन डोनेट करके देख लेते हैं, हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले H3PO4 को वाटर में डालते हैं। जब आप ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वाटर में डालोगे, यहाँ से H3PO4 से एक प्रोटॉन H2O में जाके क्या बना देगा? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। पीछे क्या बचेगा? H2PO4, क्योंकि एक प्रोटॉन माइनस हो गया तो माइनस का चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, प्लस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा हमारे पास H3O पॉजिटिव। तो पहला प्रोटॉन यूज हो गया तो मोनोबेसिक हो गया। अब आप H2PO4 को लीजिए माइनस को, अब इसके अंदर फिर आप H2O डालो, क्या होगा? एक और प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब बनेगा HPO4 2 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। फिर से हमारे पास HPO4 2 नेगेटिव हो गया, एक प्रोटॉन और निकल गया। अब हमारे पास एक प्रोटॉन अभी और बचा जिसको हम डोनेट कर सकते हैं, HPO4 2 नेगेटिव। फिर इसको वाटर में डाला, फिर यहाँ से प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब हमारे पास जो आयन बना वो बना HPO4 3 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। तो इन रिएक्शंस में आप लोगों ने देखा क्या हुआ कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ट्राइबेसिक क्यों है? क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3PO4 और इसमें कितने हमारे पास प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन है? 3। जितने OH है बेटा माइंड में रखना वो उसकी बेसिसिटी होती है। तो यहाँ पे OH कितने हैं? 3। तो 3 OH मैंने धीरे धीरे आपको दिखाया कि जैसे ही मैंने H3PO4 को पानी में डिसॉल्व करा, पहला हाइड्रोजन निकला प्रोटॉन, फिर उसके प्रोडक्ट को पानी में डिसॉल्व करा, फिर सेकंड प्रोटॉन निकला, फिर लास्ट वाले को पानी में डिसॉल्व करा, थर्ड प्रोटॉन निकला। कितने प्रोटॉन निकले? 3। इस करके ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज ट्राई बेसिक और ट्राई प्रोटिक इन नेचर। क्लियर हो गया? अब ये ए पार्ट था। बी पार्ट है हमारे पास कि H3PO3 डाइप्रोटिक है कि डाइबेसिक है, ये बताइए। ये था H3PO4। अब हम जा रहे हैं H3PO3 के ऊपर। H3PO3 डाइबेसिक है, डाइबेसिक एंड डाइप्रोटिक है। कैसे? एसिड कैसे? सबसे पहले बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाओ। फास्फोरस लगाया, एक डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है,
और तो हमारे पास एक OH ये रहा, एक OH ये रहा और एक हाइड्रोजन H3PO3। मैंने आपको पीछे बताया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में जितने OH होंगे उतनी ज़्यादा उसकी प्रोटिसिटी होगी। जो मतलब प्रोटिसिटी बताने के लिए सिर्फ आपको OH काउंट करने, कितने OH हैं यहाँ पे 2, तो क्या हो गया, डाइप्रोटिक या डाइबेसिक एसिड हो गया। और पीछे H3PO4 में कितने OH थे, 3। तो आइए अब इसको पानी में डिसॉल्व करें। H3PO4 इसके अंदर डाल दो आप वाटर, रिवर्सिबल का साइन, प्रोटॉन फिर शिफ्ट हो जाएगा, H2PO4 माइनस प्लस H3O पॉजिटिव, ये हमारा हाइड्रोनियम आयन होता है। एक प्रोटॉन हो गया मोनोबेसिक। अब इसको उठा लो, H2PO4 माइनस प्लस हम डालते हैं इसके अंदर वाटर, फिर से प्रोटॉन शिफ्ट हुआ, HPO4 2 माइनस प्लस H3O। सो क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन निकले तो ये डायप्रोटिक। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी भी यहाँ पे तो एक प्रोटॉन अवेलेबल है, इसको हम क्यों नहीं रिमूव कर सकते, ट्राइबेसिक होना चाहिए था। पर बेटा नो, प्रोटॉन जरूर अवेलेबल है पर प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट नहीं है। जब प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट नहीं होता ना बेटा, तो उसको हम रिमूव नहीं, वो कभी भी मॉलिक्यूल को नहीं छोड़ता, मतलब प्रोटोनेट नहीं हो पाता, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंक होता है फास्फोरस के साथ। जब डायरेक्ट लिंक हो एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन को, उसको उस बॉन्ड को ब्रेक करना टफ होता है। तो इस करके ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, ये 2 ही प्रोटॉन रिलीज होंगे क्योंकि किससे अटैच हुए हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ। सो दे कैन इजीली ब्रेक आउट। तो इस करके H3PO3 इज डायप्रोटिक और H3PO4 इज ट्राइप्रोटिक, क्योंकि उसके अंदर 3 OH होते हैं। क्लियर हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता हूँ। हमारे पास है PCl5 है, कहते PCl5 इजीली बन जाता है बट NCl5 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? बहुत इजी आंसर है भाई, नाइट्रोजन का साइज छोटा, सो वो अपने अराउंड इतने बड़े बड़े 5 क्लोरीन एटम नहीं अरेंज कर सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, नाइट्रोजन के पास खाली d ऑर्बिटल भी तो नहीं है। अब क्योंकि खाली d ऑर्बिटल नहीं है, इस करके नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स वैलेंसी। नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी भी नहीं बढ़ा सकता। इन 2 कारणों से नाइट्रोजन कभी NCl5 नहीं बनाता। अब PCl5 में इजी क्यों है? एक तो जी फास्फोरस का साइज बड़ा है, तो वो आसानी से 5 क्लोरीन एटम्स को अपने अराउंड अरेंज कर लेता है। और आपको तो पता ही है कि PCl5 की शेप आपने +1 में की हुई है। क्या नाम है इस शेप का? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। सो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर है। अब छोटा जल्दी से रिवाइज कर लें। आज जब मैं आपको मिला तो सबसे पहले जब मैं आपको मिला तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये था कि भी वाई अमोनिया गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी। मैंने निकल के अंदर आपको 6 एम्प्टी d ऑर्बिटल्स दिखाए, एम्प्टी ऑर्बिटल्स दिखाए। एक हमारे पास था s ऑर्बिटल, खाली हो गया था 4s। 4p के 3 ऑर्बिटल खाली हो गए थे और 4d के 5 ऑर्बिटल खाली थे। तो उनमें इजीली 6 अमोनिया ने अपने 6 लोन पेयर दे दिए और 6 डेटिव बॉन्ड बना लिए। क्योंकि अमोनिया लोन पेयर दे देता है, डेटिव बॉन्ड बना लेता है, इस करके वो एक बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट माना जाता है, एक लाइगेंड माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपको आया कि अमोनिया मोर बेसिक क्यों है फॉस्फीन से, वो भी मैंने आपको बता दिया। अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज छोटा, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस करके उसका लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए। फॉस्फीन में साइज बड़ा फास्फोरस का, तो लोन पेयर उसके ऊपर ही रिवॉल्व हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, जिस करके वो डोनेट नहीं हो पाता। फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ट्राइप्रोटिक क्यों है और डाइप्रोटिक H3PO3 डाइप्रोटिक क्यों है। विद डायग्राम मैंने बताया कि जितने OH होते हैं उतनी उसकी बेसिसिटी होती है, यानी उतने ज़्यादा वो प्रोटॉन रिलीज़ कर सकता है। देखो जी,
ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में कितने प्रोटॉन है, कितने OH है, 1 2 3, तो वो ट्राई बेसिक है। और फिर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO3 में हमारे पास सिर्फ 2 OH थे, डायरेक्ट H बॉन्ड हुआ था फॉस्फोरस से, तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, तो 2 OH थे यानी वो डायप्रोटिक। फिर लास्ट क्वेश्चन आ गया था। लास्ट क्वेश्चन पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा PCl5 बनता है, NCl5 क्यों नहीं बनता, तो उसका आंसर है नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, वेकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं है, और साइज़ छोटा होने के कारण वो अपने अराउंड 5 बड़े बड़े क्लोरीन एटम को भी नहीं अटैच कर पाएगा, इस करके NCl5 कभी नहीं बनता। PCl5 बनता है, खाली डी ऑर्बिटल भी होता है, फास्फोरस का साइज़ भी बड़ा होता है, और इस कारण से PCl5 इज़ पॉसिबल। ट्रायंगल बाइपिरामिडल शेप थी। तो बेटा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टडी हार्ड, और सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना।